हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, टुडे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। व्हाट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज साइज ऑफ एटम, डेंसिटी ऑफ एटम, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, और स्पिन के हवाले से, मोमेंटम के हवाले से, एनर्जीज के हवाले से हमने ये डिटेल में डिस्कशन कर ली है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो हमने ये स्टडी किया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो साइज होती है, न्यूक्लियर साइज, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर। वो 1 फेम्टोमीटर के बराबर होती है। इट मींस पावर -15 मीटर। और जो एटॉमिक साइज थी दैट वाज एक्चुअली इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन। इट मींस 10⁻⁻⁻ में 10 मीटर ये थी। तो इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि जो एटॉमिक साइज है वो न्यूक्लियर साइज से 1 लाख टाइम्स मैक्सिमम है। एट द ऑर्डर ऑफ 10⁵ टाइम्स साइज ऑफ एटम इज लार्जर देन दैट ऑफ न्यूक्लियर साइज। ये हमने डिस्कस किया। ओके, तो अब जो हम डिस्कस करेंगे, आज की जो डिस्कशन होगी, हम न्यूक्लियस में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे फर्दर। तो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना हो गया वो डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए वो डिस्कस करेंगे, हाफ लाइफ हो गई वो, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आपको पता है, यू नो वेरी वेल, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज प्रोटॉन एंड देयर इज न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं एटम्स, जो लाई करते हैं, वो होता है एक प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। आप इस प्रोटॉन को न्यूक्लियन कह सकते हैं, आप इस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कह सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोटॉन कैन बी न्यूक्लियन, इंडिविजुअल न्यूट्रॉन कैन बी अ न्यूक्लियन। ओके, सो यू नो the mass of proton and neutron are slightly different. The mass of neutron is slightly larger than that of mass of proton. जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.6726 into 10⁻⁻27 kg, and the mass of neutron is actually equal to 1.6750 into 10⁻⁻27 kg. That is actually slightly difference between their masses. इनके मास में एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर 26 है और यहाँ पर 50 है। That is actually slightly difference. So in being of slightly difference, it is clear the mass of neutron is greater than that of proton. Proton का मास ज्यादा है। Okay, मैं ये इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ये मैंने इसकी अलग बात की, इसकी अलग बात की। इंडिविजुअल मासेस के क्या है, वो लार्जर हो सकते हैं, वो स्मॉल हो सकते हैं। अगर अब मैं इनको न्यूक्लियस में अंदर लेकर आऊं, अगर मैं इनको न्यूक्लियस में अंदर लेकर आऊं तो फिर मैं इनका प्रॉपर एग्जैक्ट मास नहीं बता सकता। जैसे हम मास डिफेक्ट पढ़ते हैं, इस तरह सपोज करें ये हमारे पास एक एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है। ये यहाँ मान लेते हैं 3 एटम्स की लिंकेज है। इन 3 एटम्स की क्या है, आपस में एक लिंकेज है। आपको जो इनका एक्चुअल मास है वो एक्चुअल मास से ये कंबाइंड मास कम मिलेगा। तो सेम में से यहाँ पर भी मैंने आपको इनका इंडिविजुअल मास बताया है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हायर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं इसका कहूँ 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, तो ये टोटल हो गए 6 ग्राम्स। अगर मैं इनका कंबाइंड मास निकालूं, एक न्यूक्लियन की तरह बना रहा हूं, इनको एक न्यूक्लियस के अंदर लेकर आऊं, इनको कंबाइन में कर लूं, तो उस केस में ये जो पहले मास इसका बना 6 ग्राम, फिर इसका मास जो होगा वो लेस देन 6 ग्राम होगा। वो क्या होगा, लेस देन 6 ग्राम होगा। तो यहाँ पर मैंने जो बात की है मास की, वो मैंने एक डीप बात की है कि मैंने इनका मास जो मैंने आपको बताया, एक इंडिविजुअल मास बताया है कि न्यूट्रॉन का ये मास है, प्रोटॉन का ये मास है। मैंने आपको कंप्लीटली एक न्यूक्लियस का नहीं बताया, मैंने यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात की। ओके, नाउ देयर इज अ ग्रेट क्वेश्चन मार्क फॉर द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट
इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहना है? जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आए, सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज रिजेक्टेड दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट लाई इनसाइड द न्यूक्लियस। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये बताया, ये आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। ओके, तो फिर हम इसको न्यूक्लियर वे से किस तरह देखें? यहाँ पर होती है बीटा डीके। जब बीटा डीके होती है तो उसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कन्वर्जन वगैरह होती है तो उसमें हमें एक बीटा पार्टिकल मिलता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है नियर अबाउट 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका कहना है अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता भी, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता भी तो उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 10⁻³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी। मगर जब बीटा एमिशन हुई तो बीटा एमिशन में हुआ क्या, जो हमें बीटा पार्टिकल्स मिले, जो इलेक्ट्रॉन मिला, उसकी जो एनर्जी की रेंज थी वो 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो यहां से ये भी आइडिया क्लियर हुआ, ये भी बात सपोर्ट हुई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता भी तो होता क्या, जब बीटा एमिशन हो रही थी तो उसकी एनर्जी इस ऑर्डर के बराबर होती, मगर जो इलेक्ट्रॉन निकला न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी क्या थी? उसकी एनर्जी थी 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट वाज आल्सो अ सपोर्टिव कॉन्सेप्ट फॉर दैट पॉइंट दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। तो ये एक किस्म के आर्ग्यूमेंट है, किस्म के दलील है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है वो न्यूक्लियस नहीं है। ओके, अब आते हैं हम न्यूक्लियाई की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू एसटीबी देयर आर 1400 न्यूक्लियाई। जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो है हमारे पास 1400। उनमें से जो 1/5 पार्ट है दैट आर स्टेबल एंड रिमेनिंग पार्ट दैट इज अनस्टेबल। जो न्यूक्लियाई हैं उनमें टोटल कितने हैं? वो है 1400 अकॉर्डिंग टू एसटीबी। ओके, 1400 है। इनका जो 1/5 पार्ट है, 1/5 पार्ट ऑफ दिस वन इज एक्चुअली स्टेबल एंड जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज एक्चुअली अनस्टेबल, दैट इज एक्चुअली अनस्टेबल। अगर हम 1400 का 1/5 निकालेंगे तो हमें जो स्टेबल मिलेंगे वो मिलेंगे नियर अबाउट 280 न्यूक्लियाई। ये स्टेबल की एक रेंज है। और इनमें से जो रिमेनिंग बचे वो बचे नियर अबाउट 1120। दीज आर एक्चुअली अनस्टेबल। 1/5 है वो क्या, वो स्टेबल है। जो रिमेनिंग क्या है वो क्या है, अनस्टेबल है। ओके, तो यहां पर एमसीक्यू आ सकता है, what percent of total nuclei is stable। टोटल न्यूक्लियाई की जो स्टेबल परसेंटेज है वो क्या हो सकती है? ऑप्शन ए आ सकता है 37%, 80%, 20%, 45%। What is percentage of stable nuclei from 1400? In alternative way, I have told you 1/5. 1/5 means 280। जब आप इसकी निकालेंगे परसेंटेज, 37% ऑफ दिस निकालें और 80% ऑफ दिस निकालें, 20% ऑफ इस वैल्यू की निकालें, 45% ऑफ इसकी निकालें, तो जिसमें आपको जवाब 280 मिलेगा, दैट विल बी एक्चुअली दैट परसेंटेज। तो जब हम निकालते हैं 20% ऑफ 1400 तो आपको मिलेगा 280, तो आपको मिलेगा 220। तो इट मीन्स 20% आर स्टेबल न्यूक्लियाई, 20% आर स्टेबल। इट मीन्स 1/5, क्योंकि ये यहाँ पर ही आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। 100 का 1/5 क्या होगा? 20% होगा।
ये भी लेट सपोज करें हमारे पास एक 100% अवेलेबल है न्यूक्लियाई की तादाद, ये 100% है। मैंने कहा है इसका जो 1/5 पार्ट है वो क्या है, वो स्टेबल है। 1/5 का मतलब ये हुआ कि इस 100 का 1/5, तो फिफ्थ पार्ट कौन सा होगा 100 का, 25 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो 20% इज एक्चुअली स्टेबल पार्ट। तो 20% जो न्यूक्लियाई है हमारे पास वो क्या है, स्टेबल है। अगर हम बात करें अनस्टेबल की, तो जाहिर सी बात है जो रिमेनिंग 80% है दैट विल बी अनस्टेबल। 80% विल बी अनस्टेबल। तो उसके लिए भी हम मेंशन कर लेते हैं ऑप्शंस, 37%, 80%, 20%, 45%. So 80% are actually unstable nuclei. 80% क्या है वो unnuclei हैं. So now, sir, what do you mean by stable or unstable? आप stable और unstable के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? हमने 1/5 या 1/4 पार्ट की बात की। अच्छा ये भी देखें, 1/5 का मतलब है 20%। अगर मैं 1/4 की बात करूं, 1/4 रिमेनिंग बचा, तो 1/4 क्या है एक्चुअली 80% है। तो हम कह सकते हैं कि जो 1/5 है दीज आर एक्चुअली स्टेबल, ये स्टेबल है 280। और जो इसका 1/4 पार्ट है इट मीन 80% जो रिमेनिंग है वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, ये क्लियर होगा। दीज आर स्टेबल न्यूक्लियाई, ये हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ओके अब हम समझते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल का क्या मतलब। स्टेबल न्यूक्लियाई वो होते हैं जो खुद से कुछ न करे। रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना में होता यह है कि रेडिएशन स्मिट आउट होते हैं। जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो खुद से कुछ ना कुछ करता है। कुछ ना कुछ करने का मतलब ये है कि वो रेडिएशन स्मिट आउट करेगा। स्टेबल होने के लिए वो स्टेबिलिटी बेल्ट को गेन करने के लिए वो क्या करेगा, रेडिएशंस को इमिट आउट करेगा। तो जब वो रेडिएशंस को इमिट आउट करता है तो उसके पास दो वे हैं। एक ये है कि वो खुद से ही रेडिएशन इमिट आउट करेगा, दूसरा ये वे है कि वो स्टिमुलेटेड वे से रेडिएशन इमिट आउट करेगा। स्टिमुलेटेड का मतलब ये है कि कोई हम एक्स्ट्रा पार्टिकल न्यूट्रॉन वगैरह हो गया हम इंड्यूस करवाएंगे, देन आफ्टर दैट विल शो रेडिएशंस, वो रेडिएशंस फिर शो करेगा। जो एलिमेंट, जो न्यूक्लियाई खुद से कुछ ना कुछ करे, रेडिएशन इमिट आउट करे, हम उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। और जो खुद से कुछ भी ना करे दैट इज कॉल्ड स्टेबल। तो स्टेबल की तादाद ये है, अनस्टेबल की तादाद ये है। तो आपको यहां से क्वेश्चन इस तरह भी कह सकता है कि इफ देयर आर 20% ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई out of 1400 find the number of stable nuclei। स्टेबल न्यूक्लियाई का आप नंबर मालूम करें तो आपको एमसीक्यूज में इस तरह दे सकता है, स्टेबल न्यूक्लियाई विल बी 1120, स्टेबल न्यूक्लियाई विल बी ऑप्शन बी 950, या स्टेबल न्यूक्लियाई विल बी 280, या स्टेबल न्यूक्लियाई विल बी 500. So surely 20% of 1400 are stable. It means the number will become equal to 280. These are actually stable. तो सेम में से कह सकता है कि 80% of total nuclei are unstable. Then find the number of unstable nuclei. Unstable का नंबर मालूम करें तो आप उसका नंबर इस तरह मालूम कर सकते हैं 1120, 200, 280, 350. So surely 1120 means that is actually number of unstable nuclei. तो MCQs को इस वे से सर्कुलेट कर सकता है, इस वे से MCQs को एक्सप्लेन कर सकता है अल्टरनेटिव वे से। ओके तो ये क्लियर हो गया। तो इनका कॉन्सेप्ट हमें स्टेबल और अनस्टेबल का कॉन्सेप्ट हमें ले जाता है टुवर्ड्स आइसोटोप, आइसोटोप की तरफ ले जाता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो
आइसोटोप्स हम उन एलिमेंट को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। ऐसे एलिमेंट्स whose atomic number is same, Z number is same, but atomic mass number is vary। उनका जो एटॉमिक मास नंबर है वो वेरिएबल हो, तो उस किस्म के न्यूक्लियाई को कहते हैं दीज आर कॉल्ड आइसोटोप न्यूक्लियाई। ये आइसोटोप न्यूक्लियाई होता है। जस्ट 1 मिनट। ओके सॉरी। तो हम उनको कहते हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप का मतलब क्या हुआ, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें जो चेंज ऑफ एटॉमिक नंबर है वो क्या हो, 0 हो, एटॉमिक नंबर चेंज ना हो, प्रोटॉन्स नंबर्स मस्ट बी सेम, बट देयर न्यूट्रॉन्स कैन बी चेंज, देयर मास नंबर कैन बी चेंज। ऐसे न्यूक्लियाई, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर चेंज ना हो, मास नंबर चेंज हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो, तो हम उनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड आइसोटोप। तो सिंपली इसके बेस पर भी हम कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो चेंज ऑफ एटॉमिक नंबर हो वो क्या हो, 0, एटॉमिक नंबर चेंज ना हो, बट एंड देयर इज चेंज ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास उनका क्या हो, चेंज हो, उनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो वो क्या हो, चेंज हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो भाई, चेंज हो, तो हम उनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। अच्छा, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो 0 नहीं हो सकता, 0 होगा। ये नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि इसमें वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब ले लें हाइड्रोजन का आइसोटोप, ले लें प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम ले लें, तो आप देखें इसमें न्यूट्रॉन नंबर क्या है, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, मगर है तो आइसोटोप ना 0। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये 0 नहीं होंगे, हाँ 0 हो सकते हैं, बट एक्चुअली आई एम टेलिंग हियर अबाउट देयर विल बी समथिंग चेंज। यहाँ पर 0 का मतलब कि चेंज नहीं है, नॉट इक्वल 0 का मतलब यहाँ पर चेंज है, चाहे 0 हो वो भी एक चेंज है, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो, 0 हो सकता है। यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स नंबर है वो क्या है, और वो 1 है। यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स नंबर है वो क्या है, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स नंबर 2 है। आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लें, बाय गेटिंग डिफरेंस ऑफ दैट यू विल गेट देयर न्यूट्रॉन नंबर। आप इनके न्यूट्रॉन नंबर को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे वो क्या करेंगे, वो खुद से कुछ ना कुछ करेंगे, वो रेडिएशंस को एमिट आउट करेंगे, वो रेडिएशंस निकालेंगे। तो याद रखें वो प्रोसेस, वो फिनोमेना जिसमें कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई खुद से रेडिएशंस इमिट आउट करे, तो हम उसको कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। दैट फिनोमेना इज नोन एज अ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो याद रखें ये जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है दैट इज एक्चुअली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आप प्रेशर को चेंज करें, टेम्परेचर को चेंज करें, ग्राइंडिंग करें, केमिकल प्रोसेस करें, कोई भी प्रोसेस करें, all these processes are actually unaffected on the phenomena of radioactivity। ये सारे प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना पर क्या होंगे, अनअफेक्टेड होंगे, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी इज एक्चुअली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये मटेरियल की एक अंदर की प्रॉपर्टी है, अंदरूनी प्रॉपर्टी है। ये प्रेशर को चेंज करने से, टेम्परेचर को चेंज करने से, या केमिकल प्रोसेस में कैरी ऑन करने से किसी मटेरियल को, या बाय एनी वे ग्राइंडिंग वगैरह हो गया, तो इन प्रोसेस में से अगर आप किसी मटेरियल को लेके आते हैं तो इनके आने से या ना आने से रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल्स की एक अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, ये बात क्लियर हुई। ओके, तो जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो वहां पर एक्चुअली होता क्या है, वहां पर रेडिएशंस निकलते हैं, 3 किस्म के रेडिएशंस निकलते हैं, अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है और गामा निकलता है। 3 किस्म के रेडिएशंस ऑब्जर्व किए गए कि व्हाट टाइप ऑफ द नेचर ऑफ दिस रेडिएशंस, ये किस किस्म के रेडिएशंस निकल रहे हैं, अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो, इन रेडिएशंस की क्या नेचर है। तो फर्स्टली ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था
ये जो रेडियो एक्टिविटी मालूम किया गया था वो मालूम किया था हेनरी बेक्यूरेल ने, आई थिंक नियर अबाउट 1896। ये जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना है, इसको मैं लिख लूं यहाँ पर, रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना नियर अबाउट डिस्कवर किया गया था 1896 फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ यूरेनियम एलिमेंट 92 एटॉमिक नंबर यूरेनियम एलिमेंट पर यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। सो आफ्टर 2 years, later 2 years, this same experiment, this same observation on the different elements were observed that they emit radiations। ये सेम ऑब्जर्वेशन ही दूसरे एलिमेंट पर भी परफॉर्म की गई थी, ऑब्जर्व की गई थी कि वाकई दूसरे भी एलिमेंट्स हैं जो खुद से रेडिएशंस को एमिट आउट कर रहे हैं। वो हुआ था एक्सपेरिमेंट 1898 में नियर अबाउट। ये जो 1898 वाला सीन है, इसमें जो साइंटिस्ट थे, एक था पेरी क्यूरी, एक थी मैरी क्यूरी। पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इन्होंने ऑब्जर्व किया यूरेनियम के बेस पर, हेनरी बेक्यूरेल ने यूरेनियम के बेस पर ऑब्जर्व किया था। और इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की थी पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने, इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी ऑन द बेस ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम और रेडियम के बेस पर इनकी ऑब्जर्वेशन थी। तो उन्होंने भी ये सेम चीज ही ऑब्जर्व की कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये खुद से रेडिएशंस को एमिट आउट कर रहे थे, वो खुद से ही रेडिएशंस को एमिट आउट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, उन रेडिएशंस को दो वे से ऑब्जर्व किया। एक उन्होंने क्या किया, इधर से नेगेटिव प्लेट लगा, इधर से पॉजिटिव प्लेट लगा और बीच में उन्होंने एक सोर्स लगा दिया जिससे रेडिएशंस निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे रेडिएशन से जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ऐसे रेडिएशन से जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, और ऐसा भी रेडिएशन वहां पर अवेलेबल था जिसमें डिफ्लेक्शन ही नहीं हुई, वो सीधा चला गया बिल्कुल। एक सीन ये इन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने सीन ये बनाया कि एक साइड से उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और दूसरी साइड से उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से भी उनको यही सेम ऑब्जर्वेशन मिली कि सम रेडिएशंस थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, सम रेडिएशंस थे जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, और ऐसे भी रेडिएशंस अवेलेबल थे जो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। इलेक्ट्रिकल फिनोमेना भी किया उन्होंने, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना की बेस पर भी उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की, तो उनको सेम ही ऑब्जर्वेशन मिली। तो उन्होंने देखा अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कि वहां पर 3 किस्म के रेडिएशंस निकल रहे थे। एक रेडिएशन था अल्फा, बीटा और गामा। 3 किस्म के रेडिएशंस निकले, अल्फा, बीटा एंड गामा। उन्होंने ये देखा कि रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना में ये 3 किस्म के रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा उसमें कि सारे रेडिएशन सेम टाइम नहीं निकल रहे। कीप इन माइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल दीज रेडिएशंस वर not emitting out through any material, through any radioactive material at same time। सेम ही टाइम में रेडिएशंस नहीं निकल रहे थे। इनकी जो इमिशन का टाइम था उनमें का थोड़ा सा टाइम डिफरेंस अवेलेबल था। टाइम के डिफरेंस की यहाँ पर एक वैल्यू थी, मैग्नीट्यूड थी, कि यहाँ पर सम आफ्टर सम टाइम अल्फा, बीटा एंड गामा विल एमिट आउट। वहां पर टाइम ड्यूरेशन का गैप था, सेम टाइम ये रेडिएशंस नहीं निकले कि अल्फा निकला, गामा और बीटा एक टाइम निकल गए, नहीं। यहाँ तो अल्फा इमिशन हुई, यहाँ बीटा इमिशन हुई, या गामा इमिशन हुई। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि ऑल दीज रेडिएशंस कैन नॉट इमिट आउट थ्रू द अनस्टेबल न्यूक्लियाई एट द सेम टाइम। सेम ही टाइम ये सारे न्यूक्लियाई, सॉरी सारे रेडिएशन किसी न्यूक्लियाई से नहीं निकल रहे थे। उन्होंने ये देखा, सपोज कर लेते मैं इसकी डायग्रामेटिकली स्कीम बना लेता हूँ। ये देखिए, सपोज करें ये है, इधर से अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल आया। तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया अल्फा के साथ ही साथ एक गामा पार्टिकल भी निकला, एक गामा पार्टिकल भी निकला, अल्फा के साथ एक गामा भी निकला। और उन्होंने दूसरी ऑब्जर्वेशन ये भी ली
कि अगर कोई बीटा पार्टिकल आ रहा है, बीटा पार्टिकल, ये बीटा पार्टिकल है, तो ये साथ ही साथ एक गामा पार्टिकल को भी इमिट आउट करेगा। तो उन्होंने इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की। उनको ये भी चीज ऑब्जर्वेशन में मिली कि अल्फा बीटा ये साथ नहीं निकल रहे थे, अल्फा बीटा ये साथ नहीं निकल रहे थे। अल्फा गामा के साथ निकला, गामा बीटा के साथ भी निकला, जो गामा है वो अल्फा के साथ भी है, गामा बीटा के साथ भी है, मगर जो अल्फा बीटा है, अल्फा और बीटा ये एक साथ नहीं निकल रहे थे। अल्फा गामा निकला, बीटा गामा निकला, मगर अल्फा बीटा रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना में एक साथ नहीं निकल सकते। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो कीप इन माइंड। तो हम इनका पेयर बना लेते हैं। अल्फा गामा फिनोमेना पॉसिबल है और बीटा गामा पॉसिबल है, बट अल्फा एंड बीटा दैट एट सेम टाइम कैन नॉट बी मिक्स्ड आउट, वो नहीं निकल सकते अल्फा और बीटा। ठीक है, तो मैं इसको एमसीक्यूज के टर्म्स में इस तरह लिख सकता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मैं कहता हूं कि नॉट ट्रू है, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है आपको ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए, अल्फा एंड गामा कैन इमिट आउट। ऑप्शन बी, गामा एंड बीटा कैन इमिट आउट। ऑप्शन सी, अल्फा एंड बीटा कैन इमिट आउट, अल्फा एंड बीटा कैन इमिट आउट। ऑप्शन डी, यहां मैं लिख लेता हूं इनको इधर से, चलो अब ये नोट कर लें, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। अल्फा एंड बीटा कैन बी इमिटेड together, alpha and gamma can be emitted together, beta and gamma can be emitted together. Option D, alpha, beta and gamma cannot be emitted together. So now simple question is that which of the following is correct one, which of the following is not true। इनमें से कौन सा सही नहीं है ऑप्शन, मतलब तीन ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही नहीं है। which of the following is not true। ऑप्शन फर्स्ट, अल्फा बीटा कैन बी इमिटेड टुगेदर, अल्फा गामा कैन बी इमिटेड टुगेदर, बीटा गामा कैन बी इमिटेड टुगेदर, अल्फा बीटा गामा कैन नॉट बी इमिटेड टुगेदर। तो याद रखें, मैंने आपको बताया अल्फा बीटा गामा ये एक साथ नहीं निकल सके, तो ये सही स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने पूछा कौन सी सही स्टेटमेंट नहीं है। ओके, बीटा गामा कैन बी इमिटेड टुगेदर, यह भी सही बात है, बीटा और गामा ये एक साथ निकल सकते हैं, और अल्फा और गामा भी एक साथ निकल सकते हैं, बट अल्फा बीटा कैन बी इमिटेड टुगेदर, दैट इज करेक्ट। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। जो करेक्ट नहीं है और वही यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। इज इट ओके? तो अल्फा बीटा कैन बी इमिटेड टुगेदर, दैट इज नॉट ट्रू, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अल्फा बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जब भी अल्फा पार्टिकल किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस से निकलेगा, तो अल्फा पार्टिकल निकलने से होगा क्या, उस एलिमेंट में एक्स कोई एलिमेंट, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और जो एटॉमिक मास है उसका वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। एटॉमिक मास विल बी रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स एंड एटॉमिक नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय 2 टाइम्स। ओके, ये फिनोमेना होगा। अगर मैं बात करूं इसके हवाले से, दिस एक्स एक्चुअली मैं कह लेता हूं ये अल्फा है एक्चुअली, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है। अगर मैं बात करूं बीटा की, तो बीटा के निकलने से होगा क्या, बीटा के निकलने से एक्चुअली होगा ये
अगर ये बीटा पार्टिकल किसी से निकल रहा है तो उसके एटॉमिक मास में जो चेंज है वो चेंज नहीं होगा। उसका एटॉमिक मास, चेंज ऑफ एटॉमिक मास विल बिकम इक्वल टू 0। उसके एटॉमिक मास में चेंज नहीं आएगा, बट इट्स एटॉमिक नंबर कैन बी +-1। उसका एटॉमिक नंबर या तो बढ़ सकता है या तो उसका एटॉमिक नंबर रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि एक होती है बीटा पॉजिटिव, एक होती है बीटा नेगेटिव डीके। तीन किस्म की इमिशन, दो किस्म की होती है, एक बीटा पॉजिटिव, एक बीटा नेगेटिव। अगर बीटा पॉजिटिव निकलेगा तो वन टाइम रिड्यूस होगा। अगर बीटा पॉजिटिव हुई है तो उसमें होगा क्या, जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास तो चेंज नहीं होगा, वो 0 होगी उसकी चेंज। अगर बीटा पॉजिटिव निकलने से Z-1 होगा और बीटा नेगेटिव निकलने से एक क्या होगा, प्लस होगा। Z क्या होगा, वो प्लस होगा। ओके, ये फिनोमेना होगा, ये इम्पैक्ट पड़ेगा उस पेरेंट न्यूक्लियाई पर जिसमें से ये रेडिएशंस निकलेंगे। ओके, अगर मैं बात करूं गामा की, तो गामा के निकलने से नई एटॉमिक नंबर पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं उसके मास नंबर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बट देयर एनर्जी विल बी अफेक्टेड। उसकी एनर्जी पर असर होगा, उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है। तो गामा निकलने से होता क्या है, अगर गामा अल्फा के निशान, अगर गामा निकलेगा तो गामा निकलने से होगा क्या, गामा निकलने से न उसका एटॉमिक मास में चेंज आएगी न उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आएगी। उनकी जो चेंज की वैल्यू होगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। और अल्फा में 4 टाइम रिड्यूस होगा मास। बीटा में अगर माइनस है तो एटॉमिक नंबर +1 होगा, अगर माइनस है। बीटा नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव मैंने लिया है, अगर पॉजिटिव है तो -1 होगा, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर बीटा पॉजिटिव है तो Z-1 होगा, अगर बीटा नेगेटिव है तो Z+1 होगा। ये इस तरह से इन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस पर भी एमसीक्यूज आ सकता है। किस तरह आ सकता है, सपोज देयर इज अ पेरेंट न्यूक्लियाई X through which radiations are emitting, and radiations are emitting in such a way that its atomic number is reduced to 2 times and atomic mass is reduced by 4 times. Then this emission is what type? ये किस किस्म की इमिशन हो सकती है जिसमें एटॉमिक नंबर 2 गुना कम हो जाए और मास नंबर 4 टाइम कम हो जाए? तो आप कह सकते हैं दैट विल बी अ अल्फा इमिशन, दैट विल बी अ अल्फा इमिशन। ओके, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, देयर इज अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई X, when radioactivity phenomena becomes going to radion, in this case their atomic number is changed, their atomic number is changed, either it may be increased or it may be decreased, but change of its atomic mass is 0. Then this emission is what type, या what type of this emission will be? ये किस किस्म की इमिशन हो सकती है, अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन या गामा इमिशन? तो आप कहेंगे जिसमें चेंज ऑफ एटॉमिक मास 0 है उसमें क्या, और एटॉमिक नंबर में चेंज आ रही है, उसको आप क्या कहेंगे, दिस कॉल्ड बीटा इमिशन। ओके, बीटा इमिशन और गामा इमिशन में एक चीज कॉमन है, चाहे गामा इमिशन हो चाहे बीटा इमिशन हो, इन बोथ इमिशंस देयर इज नो चेंज ऑफ एटॉमिक मास। बीटा में और गामा में एक चीज कॉमन है, इन दोनों में जो चेंज ऑफ एटॉमिक मास है वो क्या है, 0 है। दोनों में जो एटॉमिक मास की चेंज है वो क्या है, वो 0 है। एटॉमिक मास उसका चेंज नहीं होगा। बट when we discuss about the beta, in beta decay number of protons can be increased or decreased, atomic number can be increased or decreased. ओके, तो इस तरह से इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा इमिशन के बेस पर भी। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमाम एक संजीदगी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कौन सा पार्टिकल है जो सेम एलिमेंट का आइसोटोप बना सकता है? मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं, 1 अल्फा
इस तरह लिखता हूं, चलो सही है। 1 अल्फा 2 बीटा, बी ऑप्शन 2 बीटा 1 अल्फा, सी ऑप्शन 2 अल्फा 2 बीटा एंड डी। डी में हम कह देते हैं 2 अल्फा 2 बीटा। अच्छा वो हमने कर लिया 2 अल्फा 2 बीटा 2 बीटा 1 अल्फा। अब हम कहते हैं 2 अल्फा 1 बीटा, 2 अल्फा 1 बीटा वाला नहीं है, ठीक है। 2 अल्फा 1 बीटा, ओके। तो मैं इस एमसीक्यूज को रिपीट कर रहा हूं। Which one of the following particle can form isotope of same element? Which one of the following particles can form isotope of same element? कौन से पार्टिकल्स हैं जो सेम एलिमेंट का आइसोटोप बना सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ भी चुका है, ठीक है। अब देखते हैं, हम डी से स्टार्ट कर लेते हैं। डी में क्या है? 2 अल्फा, क्या 2 अल्फा। अच्छा आइसोटोप को आपको पता है उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, मास चेंज हो रहा है। यहां पर क्या है वो आप देखें, 2 अल्फा है, 1 अल्फा बराबर होता है 2 के, और 2 अल्फा बराबर किसके होंगे? 4 के बराबर होंगे। तो ये करेंगे Z-4 और 1 बीटा, तो आपके क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा 3 मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक हमारी ये ऑब्जर्वेशन हुई। और दूसरा देखते हैं 2 अल्फा 2 बीटा। 2 अल्फा का मतलब क्या है? 4। 2 अल्फा का मतलब क्या है भाई? 4, ओके। 2 बीटा मतलब -2, तो ये मिलेगा Z-2, हमें ये मिला। अच्छा इनको मैं इधर से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखें इसको, हमने इसको देखा 2 अल्फा 2 बीटा Z-4 और 2, क्योंकि 2 अल्फा है तो उनका 4 एटॉमिक नंबर होगा। और ये क्या है? 2 बीटा 2 हमने माइनस किया, Z-2 मिला। इसको देखते हैं 2 बीटा 1 अल्फा, 2 बीटा 1 अल्फा। 1 अल्फा का मतलब क्या है? Z-2 Z-2 और क्या है हमारे पास? 1 अल्फा। तो ये क्या मिलेगा हमें? फिर भी ये Z-2 मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें 1 अल्फा Z-4 और 2 बीटा -2 करें, -2 करें, तो आपको ये क्या मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा Z-2। यहां पर कुछ उल्टा सीन है, इन दोनों में क्या है? उल्टा सीन है। यहां पर क्या है? 2 बीटा, अच्छा 1 अल्फा 2 बीटा। अच्छा ये हमने सेम ऑप्शंस लिख लिए हैं, 1 अल्फा 2 बीटा, 2 बीटा और 1 अल्फा, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। आपने देखा कि यही दो ऑप्शंस हैं जो एक पार्टिकल के हैं जो सेम किस्म का न्यूक्लियर देता है। क्योंकि जो हीलियम होता है, हीलियम क्या होता है? 2 होता है ना, तो हमें सेम किस्म का न्यूक्लियर मिला जी। तो तभी तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन भी है, मगर यहाँ पर 2 ऑप्शंस थे, ए और बी, क्योंकि ए और बी तो सेम ही है ना। हमने यहाँ पर इसका बस पोजीशन रिप्लेस किया, 1 अल्फा 2 बीटा ये कर लिया है। तो याद रखें कि एक ऐसा पार्टिकल बे कि जो सेम एलिमेंट का आइसोटोप बनाता है, वो कौन से होंगे? अगर एक अल्फा होगा 2 बीटा होंगे, तो उस केस में हम ये चीज अचीव कर सकते हैं।
तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट वन ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ इनको हम चेंज करें तो चेंज कर लेते हैं। अगर मैं 3 बीटा कर लूँ, ये 1 अल्फा कर लूँ, तो श्योरली फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सवाल आ सकता है सेम वैसे ही कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल दैट कैन फॉर्म आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट, कौन सा पार्टिकल है जो सेम एलिमेंट का आइसोटोप बना सकता है। तो हमने ऑब्जर्व किया, मैथमेटिकली वैसे चेक किया कि जब हमारे पास एक अल्फा होगा, 2 बीटा होंगे, तो उस केस में से हम सेम एलिमेंट का आइसोटोप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन थी अबाउट द आइसोटोप्स और स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई। आप ये नोट कर लें, देन आफ्टर हम फर्दर इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना में एक्चुअली अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस निकल रहे हैं। अल्फा गामा निकल सकता है, बीटा गामा साथ निकल सकता है, बट अल्फा एंड बीटा कैन नॉट इमिटेड टुगेदर। ओके, और ये एक साथ नहीं निकल सकते, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ ही नहीं निकल सकते, सेम टाइम निकले किसी न्यूक्लियर से, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब फोकस करते हैं इस बात पर कि जो डीके प्रोसेस है, जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना है, हमने कहा कि इट डजंट डिपेंड अपॉन ग्राइंडिंग प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, टेम्परेचर और प्रेशर और इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ये इन पर जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना है वो टोटली क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो इन पर डिपेंड नहीं करता। देन एट व्हाट फैक्टर्स डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ओनली 2 फैक्टर्स, ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है जो न्यूक्लियाई का नंबर अवेलेबल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और टाइम पर डिपेंड करता है। 2 फैक्टर्स हैं, एक टाइम और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास अवेलेबल है, मतलब जो पेरेंट न्यूक्लियाई के नंबर उन पर डिपेंड करता है। तो हम डीके लॉ को इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस एन नॉट लैम्डा डेल्टा टी, या आप एन लिख लें, एन लैम्डा डेल्टा टी। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डीके लॉ को, एन लैम्डा डेल्टा टी, ये है डीके लॉ। सो दिस डेल्टा एन ये शो करता है नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, जो डिके हो चुके हैं उनको शो करता है। और ये जो एन है, दिस एन शोज द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, जो पेरेंट न्यूक्लियाई का नंबर है उनको शो करता है। और जो लैम्डा है, ये हम इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट। और ये वो टाइम है जिस टाइम ड्यूरेशन में ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई वो डीके हुए हैं। सो डेल्टा एन शोस नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई, एन शोस पेरेंट न्यूक्लियाई, लैम्डा शोस डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड डेल्टा टाइम ये वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लैम्डा है, दिस लैम्डा, ये लैम्डा डीके कांस्टेंट ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, दिस इज वेरिएबल। ये लैम्डा हर मटेरियल के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, चेंज होगी। और ये जो एन है, ये एन है पेरेंट न्यूक्लियाई, जितनी टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ाएंगे तो टाइम ड्यूरेशन हो गया क्या, जो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई वो बढ़ेंगे, और जो पेरेंट न्यूक्लियाई का नंबर है वो क्या होगा, वो कम होगा। अगर हम डेल्टा डी को बढ़ा देते हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम बढ़ा देते हैं, टाइम के रेट को हम बढ़ा देते हैं, तो उस केस में होगा क्या, जो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई वो तो बढ़ते जाएंगे, जितने वो बढ़ेंगे उतने ये क्या होंगे, वो उतने ही कम होते जाएंगे, ये उतने ही कम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एन है दैट इज प्योरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। जो डिकेड न्यूक्लियाई वो डिपेंड करते हैं किस पर, एन पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं एन को 0 ले लूं तो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं एन को 0 ले लूं मतलब कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। इट मींस दिस डेल्टा एन नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई प्योरली डिपेंड अपॉन पेरेंट न्यूक्लियाई। अब देखें इस रिलेशन में
क्या यहाँ पर कोई टेम्परेचर है, प्रेशर है, ग्राइंडिंग प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है? नो, देयर इज नो एनी अदर प्रोसेस, जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड टाइम। ये टाइम पर डिपेंड करता है। मगर ये तो जो है ना लैम्डा, ये तो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हर मटेरियल का जो लैम्डा है ये अलग अलग हो सकता है। तो इन दो फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है डी के लॉ। ओके, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लेकर आए आप, डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस एन लैम्डा डेल्टा टी। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, डेल्टा एन अपॉन में डेल्टा टी, रेट ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई इज इक्वल टू माइनस में लैम्डा एन, माइनस में लैम्डा एन। जो रेट ऑफ डीकेड इन न्यूक्लियाई, दिस एक्चुअली शोज द एक्टिविटी फिनोमेना, दैट हाउ दिस गोइंग टू, ये कितने टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है फिनोमेना। अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा, अगर हम टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे तो जो नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई है वो ज्यादा से ज्यादा डिसइंटीग्रेट हो सके। अगर हम टाइम को बिल्कुल कम कर लें, लाइफ टाइम किसी एलिमेंट की कम है, तो उसमें जो डीके होगी वो थोड़े टाइम के लिए होगी। ठीक है, तो जो रेशो होता है डीकेड न्यूक्लियाई का विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो हम एक्टिविटी को लिखते हैं लैम्डा एन, एक्टिविटी को लिखते हैं हम लैम्डा एन। जब हम बात करेंगे एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी में आप नेगेटिव साइन ना लगाएं तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, ये जो साइन है नेगेटिव, ये शो करता है कि जितनी आप पेरेंट न्यूक्लियाई बढ़ाएंगे या जितनी आप डीके बढ़ाएंगे, आप जितनी नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई बढ़ेंगे, उतनी पेरेंट न्यूक्लियाई क्या होंगे, कम होंगे। जो डीकेड न्यूक्लियाई हैं, जो डीकेड न्यूक्लियाई हैं, आप अगर इनको बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है पेरेंट न्यूक्लियाई को कम ही करना होगा, मतलब इसको खत्म करना होगा, ज्यादा से ज्यादा इसको डीके कराना होगा। सपोज कर लेता हूँ मैं कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल हूँ, मेरे पास ये रेडिएशन है, ये कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है, इससे ये रेडिएशन निकल रहे हैं। इससे जितने ज्यादा रेडिएशन निकलेंगे, जाहिर सी बात है इसके जो अंदर मटीरियल है वो क्या होता जाएगा, कम होगा। जो मतलब डीकेड न्यूक्लियाई अगर हम बढ़ाते जाएंगे, जो डीकेड न्यूक्लियाई जितने हम बढ़ाते जाएंगे, तो उसमें होगा क्या, जो एन की वैल्यू है, जो पेरेंट न्यूक्लियाई वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अगर टाइम हम बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है हमें डीकेड न्यूक्लियाई ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, ये हमें एक्टिविटी मिली, हम इसको कहते हैं दिस कॉल्ड एक्टिविटी। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल एन नॉट ए पावर माइनस में लेमडा टी, इस तरह। ओके, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं n बाय एन नॉट ए पावर माइनस में लेमडा टी, तो एन नॉट और n, इनका जो रेशियो है ये शो करता है रिलेटिव एक्टिविटी को। दिस शोज द रिलेटिव एक्टिविटी, ये रिलेटिव एक्टिविटी को शो करता है। ओके, अब ये जो नेगेटिव है एक्सपोनेंशियली, इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, इसका ग्राफ इस तरह बनेगा कुछ। ठीक है, बस याद रखें ये ग्राफ कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये ग्राफ कभी भी जीरो को टच नहीं करेगा, इट विल नेवर टच टू दी जीरो। ओके, आप अगर चाहें एक्टिविटी को इंक्रीज कर डिक्रीज करें टाइम के साथ, पेरेंट न्यूक्लियाई विल बी डिक्रीज। अगर आपकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो डीके प्रोसेस होगा वो कम हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये रिलेटिव एक्टिविटी है। ठीक है, ये जो एन है ये शो करता है जो न्यूक्लियर डीके होंगे, ये शो करता है जो न्यूक्लियर डीके होंगे। ठीक है, किसी वो न्यूक्लियर जो किसी टाइम भी डीके हो सकते हैं, हम उनको शो करते हैं किसके साथ, एन के साथ। वो न्यूक्लियर जो किसी भी टाइम डीके हो सकते हैं, हम उनको शो करते हैं एन के साथ, और हम उनको एक्सपोनेंशियली ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके हाफ लाइफ की बेस पर एग्जांपल कर लेते हैं कि इसकी हाफ लाइफ क्या होती है। अब ये नोट कर ले, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी हाफ लाइफ। ओके, अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाफ लाइफ के हवाले से, हाफ लाइफ क्या होती है।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाफ लाइफ। हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अपनी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, जिसके बाद वो अपने जो टोटल न्यूक्लियाई होता है उनका 1/2 उनका हाफ वो डीके हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो हाफ लाइफ को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें 1/2 पार्ट, या वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें ओके, तो हाफ लाइफ को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें 1/2 ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई डिस्ट्रॉय हो जाए, डीके हो जाए, तो उस टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं दिस कॉल्ड हाफ लाइफ। अब देखें, ये क्या है हमारे पास, ये पेरेंट न्यूक्लियाई, दिस NR शोस पेरेंट न्यूक्लियाई। वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें इसका 1/2 वन ऑफ हाफ, उसका हाफ जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो डीके हो जाए, उसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ। सपोज कर लेते हैं कि मैं कह लेता हूं कि हमारे पास 50 एलिमेंट्स है, जो NR है वो क्या है 50 एलिमेंट। तो मैं हाफ लाइफ को किस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें इसका हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाए, डीके हो जाए, तो उस टाइम ड्यूरेशन को मैं कहता हूं दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ओके, तो इसकी हाफ लाइफ हम इस तरह निकालेंगे 50/2, तो ये रिमेनिंग कितने बचेंगे 25 बचेंगे। रिमेनिंग कितने बचेंगे 25। तो हम हाफ लाइफ को इस तरह लिख सकते हैं 0.693 बाय लैम्डा। हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला है। हम ये प्रूफ भी करेंगे, मगर यहाँ पर ये थोड़ी जो भी डिस्कशन की हमने वो एमसीक्यूज के बिहाफ पर की है, तो यहाँ पर इनको इस तरह लेना कि प्रूफ करो यहाँ, तो फिर ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें पेरेंट न्यूक्लियाई का जो हाफ ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई वो क्या हो जाए, डीके हो जाए, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की ये कैलकुलेशन होती है 1/2 हाफ लाइफ को शो करता है 0.693 अपान में डीके कांस्टेंट। ये क्या डीके कांस्टेंट, आप जिसको कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। जिसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो टाइम है हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट दे आर टोटली इनवर्सली रिलेटेड टू द ईच अदर। इनका जो आपस में रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, in the half life number of decayed nuclei atoms and undecayed atom will be same. Once again I'm going to repeat, in half life number of decayed nuclei and decayed atoms and undecayed atoms will be same. So change of number of atoms will be, या difference of atoms will be zero. उनका डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। कैसे? मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि ये मैंने पेरेंट न्यूक्लियाई ये लिया, मैंने इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो मैंने कहा वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें इसका हाफ डिस्ट्रॉय हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो इसका हाफ डिसइंटीग्रेट किया हुआ 25, इसका डिसइंटीग्रेट हुआ, रिमेनिंग कितने एटम्स बचे, रिमेनिंग 25 बचे। तो 25 माइनस 25 क्या हो, जीरो हुआ। तो तभी तो मैंने कहा कि इन हाफ लाइफ number of decayed atoms and undecayed atoms will be same, so difference of atoms will be same. okay, ये सेम होगा। तो अब हम इसके बेस पर कोई एग्जांपल वगैरह कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एमसीक्यूज क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज, जो हाफ लाइफ है और डिसइंटीग्रेशन की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, वो बराबर है 1.253 या 0.693 या 11.256 या 98.6.63। द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.693। इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है। एंड लास्ट वन एमसीक्यूज, इसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। एमसीक्यूज क्या है कि हमारे पास कोई अननोन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है,
मान लेते हैं वो X है, दिस इज अननोन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, जिसकी जो लाइफ टाइम है मान लेते हैं वो है 10 डेज। क्या है इसकी लाइफ टाइम? 10 डेज है। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लेते हैं कोई ऐसा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, या हम ऐसे के लेते हैं, इसको मैं वर्डिंग को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, हम ऐसे कर लेते हैं कि हम कोई 10 मिलियन या 1 मिलियन लेते हैं, 1 मिलियन सही रहेगा, 10 लाख, 1 मिलियन लेते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। सपोज करें ये मैंने वाई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लिया, कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लिए मैंने? 10⁻⁶ लिए हैं, 10⁻⁶ लिए हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लिए हैं। मैं कहता हूं कि आफ्टर 20 डेज, इसकी जो मैं डेज कितने लेता हूं, इसकी जो हाफ लाइफ लेता हूं वो क्या लेता हूं मैं? 20 डेज लेता हूं। तो बिफोर 20 डेज या आफ्टर 20 डेज इट विल बी डिकेड, वो क्या हो जाएगा? डिकेड हो जाएगा। तो मैं कहता हूं बिफोर 20 डेज व्हाट विल बी इट्स एक्चुअल नंबर, इसका एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा डीके होने के बाद, बिफोर डीके होने के बाद, बिफोर डीके, डीके के बाद इसका नंबर क्या बचेगा। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको रिमूव कर लेता हूं इधर से। भाई सवाल को समझें, सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल को समझना बहुत जरूरी है, बातें आपको समझ में आ जाएंगी। कहा गया है कि हमारे पास एक, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के देता हूं, आप वो नोट कर ले अपनी कॉपी पर। द हाफ लाइफ ऑफ अननोन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इज 10 days. If 1 million nuclei of radioactive material were taken before 20 days, what is the current nuclei या amount of nuclei? Amount of nuclei क्या बचेगा before 20 days? हमने 1 मिलियन लिए हैं। अब देखिए भाई, ये हमारे पास, ये एक 1 हाफ लाइफ है, ये क्या है, एक हमारे पास 1 हाफ लाइफ है। यहाँ पर कितनी हाफ लाइफ हैं? 2 हाफ लाइफ हैं। एक लाइफ बराबर है 10 डेज के, तो इसमें कितनी लाइफ होंगी? 10, इसमें 2 हाफ लाइफ हैं। देयर आर 2 हाफ लाइफ इन दिस। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो इस तरह होगी, n0/4 होगी। तो अब क्या है, मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। मान लेते हैं 1.6 × 10⁻⁶, ठीक है, या 0.25 × 10⁻⁶, 2.5 × 10⁻⁶, 3.15 × 10⁻⁶। तो बिफोर 20 डेज जो रिमेनिंग न्यूक्लिया बचेंगे वो कितने बचेंगे, इनमें से बताएं। इसके पास 2 हाफ लाइफ हैं, 10 के हवाले से 2 हाफ लाइफ हैं। हाफ लाइफ हमेशा इक्वली मिलेंगे हमें, अगर एक की 10 है दूसरे की 10 मिलेगी। अगर ये मैं यहाँ ले लो 50 लूँ तो 25 के हिसाब से लेंगे, फिर भी उसकी क्या होंगे, 2 हाफ लाइफ ले सकते हैं, ठीक है, क्यों हाफ लेते हैं हाफ। तो अब देखें, आप सॉल्व कर सकते हैं इधर से। ओरिजिनल न्यूक्लिया कितने, n0 की वैल्यू क्या हमारे पास, वो 10⁻⁶ है, ये पड़ा हुआ है 10⁻⁶, डिवाइड बाय 4 करें। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/4 × 10⁻⁶ करें तो आपको क्या मिलेगा। अगर एक के 4 हिस्से करें तो ये हो जाएगा 0.25 × 10⁻⁶ होगा। आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका ये करेक्ट वन ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था कि हमारे पास एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लिया है, उसकी जो हाफ लाइफ है वो क्या है, 10 डेज है। फिर हमने क्या किया, 1 मिलियन न्यूक्लिया रही है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लिया लिए। बिफोर 20 डेज हमने कहा कि डीके होने के बाद, बिफोर 20 डेज ये डीके हुआ है, डीके हुआ है, डीके हुआ है। बिफोर 20 डेज के बाद जो उसकी हाफ लाइफ होगी वो क्या होगी, हमें वो मालूम करनी थी। तो मैंने आपको बताया, आप वो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसके लिए एक जनरल फार्मूला भी होता है, वो ये होता है n/n0
1/2 होल पावर n। ये शो करता है हाफ लाइफ को, दिस शोज एन हाफ लाइफ। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, n/n0। हाफ लाइफ इसमें कितनी है, 2 हाफ लाइफ हैं, इसमें 2 हाफ लाइफ हैं। 1/2 पावर आप 2 ले लें तो n/n0 1/4 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, n विल बिकम इक्वल n0/4। तो आपको पता है n0 की वैल्यू क्या है आपके पास, 10⁻6 डिवाइड 4 कर लें तो फिर आपको 0.25 इंटू 10⁻6 मिल जाएगा। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, किसी भी वे से हो, आप ये फार्मूला माइंड में रख लें, इस फार्मूला के बिहाफ पर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये थी हाफ लाइफ। एक होती है मीन लाइफ। क्या मीन लाइफ, मीन लाइफ हम किसको कहते हैं, एक होती है हाफ लाइफ, एक होती है मीन लाइफ। मीन लाइफ क्या होता है, मीन लाइफ हम उस लाइफ को कहते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें पेरेंट न्यूक्लियाई का 63% डीके हो जाए। कितना, 63% डीके हो जाए, हम उस टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं दिस कॉल्ड मीन लाइफ। ऐसी लाइफ, ये सपोज करें हमारे पास क्या है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई, अगर पेरेंट न्यूक्लियाई का 63% जिस टाइम ड्यूरेशन में डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड मीन लाइफ। आफ्टर डीके रिमेनिंग पार्ट विल बी, रिमेनिंग परसेंटेज विल बी ऑप्शन ए। मीन लाइफ होने के बाद जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे, न्यूक्लियर बचेंगे, वो कितनी परसेंट बचेंगे, 20%, 37%, 60% या 63%। सो जाहिर सी बात है, ये मीन लाइफ में 63% डिकेड हो जाते हैं, डिकेड हो जाते हैं, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 37 बचेगा। ओके, तो वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें पेरेंट न्यूक्लियाई का 63% डीके हो जाए, उसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड मीन लाइफ। सो नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच वन इज ग्रेटर, आइदर मीन लाइफ और हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ज्यादा है या मीन लाइफ ज्यादा है। सो कीप इन माइंड, मीन लाइफ इज मैक्सिमम, इसमें ज्यादा डीके होती है, वहां पर हाफ होता है, 50-50% होती है, मगर यहाँ पर क्या होती है, 63% डीके होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी परसेंटेज या व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ, या व्हाट हाउ, या सॉरी इसको इस तरह लेते हैं कि व्हाट परसेंट विल बी mean life is maximum to the half life, what percent mean life is maximum to the half life। क्या परसेंटेज की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है परसेंटेज की, जो मीन लाइफ ज्यादा है किससे, हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ 50% है, मीन लाइफ क्या है 63% है, तो कितनी ज्यादा होगी, 13%। कितनी, 13%, क्योंकि ये 63 है ना, तो हाफ लाइफ होती है 50%, मगर ये क्या है 63% मीन लाइफ है, तो ये 13% ज्यादा है क्या, मीन लाइफ किससे, हाफ लाइफ से। तो हम कह सकते हैं कि विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए मीन लाइफ इज इक्वल टू हाफ लाइफ, ऑप्शन बी मीन लाइफ इज ग्रेटर टू हाफ लाइफ, ऑप्शन सी मीन लाइफ इज लेस देन हाफ लाइफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, बी ऑप्शन इज दैट मीन लाइफ इज मैक्सिमम टू द हाफ लाइफ and maximum percentage is 13%. 13% mean life is maximum to the half life. That was all about the today's lecture. So inshallah in next one video lecture we will discuss about the nuclear reactions. Okay viewers, see you next. Thank you.